नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं। केसी त्यागी एक अनुभवी राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं और एक लंबा अनुभव उनके साथ है। समाजवादी पार्टी में रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियों में उन्होंने अपना जो है वो अनुभव साझा किया, वहाँ पर उन्होंने काम किया। जनता दल यूनाइटेड में अभी हैं या नहीं हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है धन्यवाद। त्यागी जी। बड़ा एक भ्रम की स्थिति है अभी कि केसी त्यागी जो एक पहचान अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से जनता दल यूनाइटेड के रहे हैं, लेकिन क्या आज वो जनता दल यूनाइटेड में हैं या नहीं हैं? नहीं, मैं तो इसका संस्थापक हूँ। मैं, जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, हम 5 लोगों ने मिलकर के जनता दल यूनाइटेड बनाया था। और मुझे नीतीश कुमार जी का भाषण आज भी याद है कि त्यागी जी, आपके सहयोग से और मेहनत से आज हम जनता दल यू बना रहे हैं। जनता दल यू अलग था, समता पार्टी अलग थी, दोनों को मिलकर के बनाया गया था। जौहर साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मुझे चीफ जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। शरद यादव जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो नहीं थे लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री थे। एक दूसरा, इधर जो भ्रामक खबर आई है जी वो ये नहीं है कि मुझे निकाला गया है। जी। किसी व्यक्ति ने कहा है कि वो हैं कि नहीं हैं, ये उनकी जानकारी नहीं है, तो उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए कि पार्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं कि नहीं हैं। और नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, मैं इस पार्टी में सबसे सीनियर लोगों में से हूँ। मैं लोकदल के संस्थापक सदस्य के रूप में रहा हूँ। जब बंगलौर में 11 अक्टूबर को जनता दल बना था लेड बाई वीपी सिंह, मैं उसका संस्थापक हूँ। जब जनता दल अलग हुआ है उसका मैं संस्थापक हूँ। तो मेरे बारे में इस तरह का जो भ्रामक प्रचार है वो गलत है। मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ और इसका राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और मैं दोनों सदनों का, एक बार यूपी से और एक बिहार से सदस्य भी रह चुका। नहीं, लेकिन आप संस्थापक सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से अगर कुछ नेता जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, अगर आपको लेकर के इस तरह का बयान अगर देते हैं, तो क्या आपने इस बात को अ, जनता दल यूनाइटेड के शीर्षस्थ नेताओं से आपने बात की? नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी रहे, क्या आपने बात की? क्योंकि ये तो आपको कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरना चाहिए कि इस तरह का बयान नहीं, आपको लेकर। मैं इनको ज़्यादा तरजीह इसलिए नहीं देता कि हम जिन अनुभवों से निकले हैं, जिन संघर्षों में निकले हैं, वहाँ ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। असहमति और विचार भिन्नता समाजवादी आंदोलन की रीढ़ थी, जो डॉक्टर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, बाद में चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर ने हमें सिखाया कि अलग राय रखते हुए भी एक दल के अंदर रह सकते हैं। अब इधर तमाम राजनीतिक दलों की फिज़ा बदली हुई है, असहमति की संभावनाएं, गुंजाइश कम हो गई हैं और जो व्यक्ति कहता है किसी प्रमुख पद पे गया हुआ वही सही है। मुझे नीतीश कुमार जी ने ना तो अब तक फ़ोन करके सूचित किया है, ना चिट्ठी से की है, और मुझको निकालने का अधिकार पार्टी से सिर्फ़ और सिर्फ नीतीश कुमार को है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं विभिन्न पदों पर रहने के साथ साथ उन्हीं के द्वारा बनाया गया पार्टी का राजनीतिक सलाहकार। जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से एक लंबा अनुभव, और आपने जिस तरह से आपने कहा शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार जैसे तमाम बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है, ऐसे में त्यागी जी एक सवाल उठता है कि क्या जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बदल गई है, बदलाव हो गया है, नया लीडरशिप सामने आ गया? क्योंकि अगर इस तरह के बयान आते हैं जो बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं उनको लेकर इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ऐसे पहले नहीं हुआ करती थी, अगर आप समाजवाद को जिस तरह से आप समाजवाद की व्याख्या कर रहे हैं, तो क्या अंतर आ गया जनता दल यूनाइटेड में? देखिए, मैं 12 नेताओं के अध्यक्षता में पार्टी का पदाधिकारी रह चुका हूँ। जी चौधरी चरण सिंह 1, चंद्रशेखर जी 2,
राजनारायण जी 3, कर्पूरी ठाकुर 4, बहुगुणा जी 5, देवीलाल जी 6, वीपी सिंह 7, एसआर बोई 8, मुलायम सिंह यादव 9, जॉर्ज फर्नांडीज 10, शरद यादव 11 और अंतिम नीतीश कुमार जी 12। जी तो मुझे मैं और इन सब का सबसे विश्वसनीय भी रहा, जी लगभग सभी का। बिल्कुल। और मेरे काम करने के तरीके पर मेरी विश्वसनीयता पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। दर्जनों अवसरों पर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने मुझे सराहना की। और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन वो मुझे बिहार ले जा कर के राज्यसभा में बनाए, पार्टी का चीफ स्पोक्समैन बनाया, पार्टी का प्रधान महासचिव बनाया, पार्टी का मुख्य राजनीतिक सलाहकार बनाया। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी को अतिक्रमण करने की ज़रूरत या आवश्यकता है। नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है जिसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या पार्टी बदल रही है? पार्टी में बदलाव हो रहा है? नए नए लीडर जो आ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो मुख्य विचारधारा इस पार्टी की थी, अगर कोई अगर नीतियों से इस पार्टी में जुड़ा हुआ है तो इस तरह का बयान ना दे। ये लगता है अब बदलाव ये हो तो रहा है। पार्टी के आपके सवाल का जवाब यही है जी कि जिन व्यक्ति सज्जन ने ये बयान दिया है, मेरी कोई इनके लिए दुर्भावना नहीं है। उनके अज्ञानता के प्रति मुझे ज़रूर अफसोस है। और इस तरह के बयान अपने सीनियर पार्टी के नेता के बारे में देने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सहमति लेनी चाहिए। जी तो वही बता सकते हैं बेहतर कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ये बयान दे डाला कि उनको मालूम नहीं है। और वो पार्टी के प्रवक्ता हैं कि मैं पार्टी में हूँ कि नहीं हूँ। तो मेरे पास तो वो भी कागज़ मौजूद है जिसमें नीतीश कुमार जी ने मुझे अपना सलाहकार बनाया। अच्छा त्यागी जी, एक सवाल उठता है कि ये जो पूरा विवाद है या भ्रम की स्थिति है वो इस मुद्दे से उठा जब आपने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही। इसमें दिक्कत क्या है? अगर देखिए, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और आप अगर उनके सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम किया है, अगर आपने ये मुद्दा उठा दिया तो फिर क्यों नागवार गुजर रहा देखिए, है? मैं नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी जी हर साल बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाते हैं। राइट। और हर बार उनकी जयंती मनाने के मौके पर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग भी करते रहे हैं। डॉक्टर लोहिया को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग भी हमने की है। और मैं प्रधानमंत्री का निजी तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बगैर राजनीतिक भेदभाव के हमारे 2 महापुरुषों को उन्होंने भारत रत्न दिया, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भी शामिल हैं और कर्पूरी ठाकुर जी भी शामिल हैं। जी और मुझे सौभाग्य है उस दिन का कि मैं कर्पूरी ठाकुर जी के ग्राम कर्पूरीपुरम में ही सभा कर रहा था जब उनके इस पुरस्कार की घोषणा हुई। तो नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन की जो पीढ़ी है उसके आखिरी स्तंभ, वैचारिक तौर पर भी और आंदोलन के तौर पर भी और त्याग और तपस्या के तौर पर भी और विचारधारा की प्रखरता के तौर पर। आपको लग रहा है आगे कोई उस अभी विचारधारा कोई मैं नहीं मानता हूँ कि कोई और नीतीश कुमार जैसा होने की क्षमता रखता है, चूँकि उनका प्रशासनिक जो अनुभव रहा है उसने बिहार को अंधकार से निकाला। उन्होंने कभी परिवारवाद पार्टी में नहीं चलाया। उन्होंने किसी से काम कराने की एवज में एक नया पैसा, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देश का कोई व्यक्ति बताए कि नीतीश कुमार ने किसी पूंजीपति से धनराशि की इच्छा प्राप्त की हो या धनराशि ली हो। मैं स्वर्गीय सुशील मोदी जी का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये पहली बार मैं किसी चैनल पे कहता हूँ। एक विदेश यात्रा में हम दोनों साथ थे, तो उन्होंने पूछा भी आपके मित्र किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए पूछ रहे हैं। कह रहे 2010 में एक बड़े पूंजीपति ने मुझसे आग्रह किया कि वो नीतीश कुमार की चुनाव में मदद करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बुला लिया और 50 लाख रुपए लेकर के वो नीतीश, उस समय बड़ी राशि होती थी, वो नीतीश कुमार जी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं मदद करना चाहता हूँ। उसने कहा हमारी मदद किस लिए करना चाहते हैं, हमें तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हेलीकॉप्टर जनता पार्टी का, जनता दल का, भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। ये गाड़ी, ये पर्चे, ये पोस्टर
सभी चीज़ तो अरुण जेटली जी ने मैनेज की है, हमें मत दीजिए, आप जाइए और अरुण जी को दे दीजिए। आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई मुख्यमंत्री शायद ऐसा होगा जो इस तरह की राशि को इतनी स्नेह भाव से ठुकरा दे। ये मैं पहली बार आपको चलूँ। जी। केसी त्यागी जी, आप गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, आपने राजनीति भी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपने की। एक बार आप लोकसभा चुनाव भी जीते, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आप उत्तर प्रदेश में अपना पैर राजनीतिक तौर पर नहीं जमा पाए? क्या दिक्कत आई आपके साथ? देखिए, जनता दल का जो बिखराव हुआ उसने समूची उत्तर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को विचलित कर दिया। वीपी सिंह जी ने संन्यास ले लिया, शरद यादव जी बिहार चले गए चुनाव लड़ने के लिए, और दो बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी और अजीत सिंह जी अलग अलग हो गए। और इत्तेफाक से उस वैचारिक संघर्ष में मैं मुलायम सिंह जी के साथ चला गया, जबकि पश्चिम के इलाकों में चौधरी चरण सिंह के वर्चस्व की वजह से बड़ा प्रभाव चौधरी अजीत सिंह जी का था। तो उस नाते भी मेरी प्रासंगिकता और उपयोगिता यहाँ कम हुई, लेकिन मैं अपने विचार पर अड़ा रहा। और फिर जब मुलायम सिंह जी से किसी मामले को लेकर के अलगाव हुआ तो शरद यादव जी मेरे पुराने मित्र और साथी और कॉमरेड थे, मैं उनके साथ जनता दल यू में चला गया। मैं पुनः नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यूपी से आए हुए किसी नेता को उन्होंने अपने प्रांत से राजनीति में भी राज्यसभा में भेजा। वैसे राज्यसभा वाला प्रसंग भी बहुत दिलचस्प है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस बात का उदाहरण जो है वो लगातार देते हैं क्या कि जिस तरीके से राज्यसभा के दौरान आपके साथ घटना घटी, चीज़ें हुई। कौन सी घटना? चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। त्यागी जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में आप रहे, आरएलडी में आप रहे, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जिस तरह के राजनेता थे और अभी जिस तरह से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, कितना आप अंतर देखते हैं? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी है और जिस समाजवाद को लेकर आप लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं उसके एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तो लोकदल का आपने जिक्र किया, तो लोकदल तो इस समय 1 दर्जन पार्टियों की जननी है। ये आरएलडी की भी जननी है, इस समाजवादी पार्टी की भी जननी है, ये जनता दल यू की भी जननी है, ये लालू जी की पार्टी आरजेडी की भी है, तीनों लोकदल जो हरियाणा में काम कर रहे हैं उनकी भी है, ये बीजू पटनायक जी के जो बीएलडी वहाँ पर है बीजू जनता दल उसकी भी है। तो बड़ा एक बड़ा मंच था और ये सारी पार्टियाँ उसी में से निकली हैं, लोकदल से। और मुझे घमंड है मुझे इस बात का कि चौधरी चरण सिंह और लोकदल के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। जहाँ तक मुलायम सिंह यादव जी की बात है, मैंने अपने जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद करने वाला मैंने कोई दूसरा नेता नहीं देखा। वो अपने किसी वर्कर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते थे, किसी भी सीमा जाकर के उसके लिए संघर्ष करते थे और सब तरह की मदद उसको करते थे। एक हादसे को छोड़ करके जो 1-2 अवांछनीय तत्व समाजवादी पार्टी में आ गए थे, उन्होंने ज़रूर दे ब्रोट बैड नेम टू द पार्टी एंड श्री मुलायम सिंह यादव आल्सो। बाकी वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी के बाद वो हमारे जीवन के अच्छे दिन थे जब मुलायम सिंह जी के साथ हमने काम किया। ये मुलायम सिंह यादव तो बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व रहा राजनीति में, अभी अखिलेश यादव उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, कितना अंतर देखते हैं? देखिए, जब हम पुरखों से तुलना करते हैं तो हम इंसाफ ठीक नहीं कर पाते। जैसे जवाहरलाल की अगर आप राहुल गांधी से तुलना करो तो राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते। अगर आप चौधरी चरण सिंह जी की जैन चौधरी से करो तो पीढ़ियों का फ़र्क है। देवीलाल जी की उनके पोतरों से करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसी तरह से अखिलेश यादव ने यद्यपि पार्टी को इकट्ठा रखने का ज़रूर प्रयास किया, लेकिन विचारों की जो प्रखरता और तेजस्विता और आक्रामकता
मुलायम सिंह जी के साथ थी, बदले हुए दौर में उसका कोई सानी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि उस समय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, ये तमाम बड़े नेता होते थे। आपको किस नेता ने बहुत प्रभावित किया है? अगर जॉर्ज फर्नांडिस को आप हटा दें, क्योंकि आप जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आप जरूर लेंगे क्योंकि उनका कद इन दोनों नेताओं से थोड़ा ज़्यादा था। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, इन दोनों में आप किसे बड़ा नेता मानते हैं? नहीं, मुलायम सिंह यादव मूलतः समाजवादी आंदोलन की उपज थे और लालू यादव जी जयप्रकाश जी के आंदोलन की उपज थे। ठीक है। मुलायम सिंह जी 67 में एमएलए बने, वहीं से यहाँ से डॉक्टर लोहिया लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनकी वरिष्ठता भी ज़्यादा थी, उनका अनुभव भी ज़्यादा था, उनकी संघर्षशीलता भी ज़्यादा थी। लालू जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और उसी में जेपी मोमेंट में जेल गए चले गए और 77 में वो एमपी बन गए, वहाँ से गोपालगंज से। हाँ, उसके बाद वो चुनाव हार के फिर बिहार की पॉलिटिक्स में लग गए, लेकिन उनके नाम जन संघर्षों की, तकलीफ़ की, वैचारिक प्रतिबद्धता की कोई वानगी नहीं है जिसको मैं याद करूं। कर्पूरी ठाकुर जी का जब देहांत हुआ तो चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग, बहुगुणा जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, रामविलास जी और मैं खुद भी, हम लोग पटना गए थे और तब हमें नेता विरोधी दल का चयन करना था। अधिकांश लोग इनके पक्ष में नहीं थे, थैंक्स टू शरद यादव एंड नीतीश कुमार, जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में ली और मेजोरिटी ऑफ द विधायकों को इनके समर्थन में किया। हाँ, मंडल कमीशन जब लगा 7 अगस्त 1990 को, उस समय बहुत आक्रामक तरीके से इन्होंने उनकी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए बिहार में काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन उसमें जहाँ पिछड़ों को तो वो काफ़ी हद तक प्रभावित करने में कामयाब रहे, लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से को उनके सामने ला के खड़ा कर दिया, जिसमें ईर्ष्या और विद्वेष का भी वातावरण बना, सड़कों पर लड़ाइयाँ हुई। इस मामले में मुलायम सिंह यादव जी ज़्यादा प्रतिभावान थे और निष्ठावान थे कि उन्होंने अपर कास्ट को ऑफेंड किए बगैर पिछड़ों को संगठित करने का प्रयास किया, जिसकी झलक आज तक भी हम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देखते हैं। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो एसआईआर एक बहुत बड़ा मसला है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा एसआईआर में नाम कटे हैं। फिलहाल जो फर्स्ट पेज का एसआईआर हुआ है, विपक्ष इसको साजिश बताती है कि ये साजिश है, एक तबके के लोगों का नाम काटा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जो घुसपैठिए हैं या जिनका 2-2 वोटिंग कार्ड बना हुआ है, उसे हटाया जाना चाहिए? इस पूरे देखिए, प्रक्रिया को आप कैसे ये प्रशासनिक कम और राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा बन गया। मैंने पहला चुनाव अब से 42 साल पहले लड़ा था, जब समाज के कमज़ोर तबकों को चिट दी जाती थी वोट डालने के लिए, और घर से निकलने और वोट डालने के बीच में वो चिट को छीन लिया जाता था, और जो ताकतवर इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे किसी गांव के, वो उसको अपने पक्ष में मतदान कराते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और भोगा है। उसी के बाद फिर ईवीएम आई, उसी के बाद ये सारे बदलाव हुए। अब जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इसको अपने राजनीतिक जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया, उससे मैं असहमत हूँ। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार ये भी स्वीकार कीजिए कि वोटों की चोरी के साथ साथ आपके जनाधार की भी चोरी हो गई है। आज चुनाव के नतीजे आए हैं महाराष्ट्र के, जहाँ 40 साल तक आपकी सरकार रही, जिला पंचायतें आपके हाथ में रही, आज 1 या 2 नगर पालिकाओं को छोड़ करके आप सब जगह क्यों ध्वस्त हो गए? बिहार में आपको इतनी सीटें मिली, उसके बाद भी आप दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी की मदद नहीं है तो आप दहाई का आंकड़ा वहाँ भी पार नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी पर बहस होनी चाहिए, चुनाव आयोग को और रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन एक सूत्री प्रोग्राम बना करके चुनाव आयोग पर आप हल्ला बोल कर दें और अपना जनाधार बढ़ाने की ना सोचें, तो उसका तो यही नतीजा होना है जो आज कांग्रेस पार्टी का हुआ है। चुनाव आयोग
किसी ज़माने में एक हुआ करता था, अब 3-3 हैं। जब मैं राज्यसभा में था, मेरे दाएं बाजू एक सज्जन बैठते थे जो कभी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तो हमारे एनडीए के शासनकाल में तो ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा में भेज दिए गए हों। MS गिल साहब की मैं जी, बात जी, करना जी। चाहता जी, हूँ, जी, जी। हालांकि वो सज्जन पुरुष थे। सर राहुल गांधी की बात आपने की है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं एक तरह से। आपको लगता है कि वाकई इनमें काबिलियत है, जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो सरकार है राज्य में, चाहे वो केंद्र में, जिस तरह से एक बड़े तरीके से वो सरकारें चला रहे हैं, इनको रिप्लेस किया जा सकता है राहुल गांधी के नेतृत्व में? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कह गए। 3 डायनेस्टी को उन्होंने बुरी तरह से पराजित कर दिया। 1 कांग्रेस, 2 बाल ठाकरे और 3 पवार गुट। जी। तो खाली डायनेस्टी के नाम पर आप सफल आयोजन किसी राजनीतिक दल का कर सकते हैं, ये अवधारणा महाराष्ट्र ने तोड़ दी। अब जो उत्तराधिकारी हैं उनको भी अपने पुरखे से, अपने पूर्वज से बेहतर नहीं तो कम से कम उसके जैसा करके दिखाना है। मुलायम सिंह यादव थे, शरद पवार थे, चौधरी देवीलाल थे, कर्पूरी ठाकुर थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। ये 18-19 घंटे काम करते थे। क्या इनके परिवारों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्या उतने कर्मठ बचे हैं? अगर नहीं तो नतीजा यही होना है राजनीति का जो महाराष्ट्र का हुआ है। सर ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे पोटेंशियल वाला नेता आप किस में देखते हैं? क्योंकि देखिए आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बड़े बड़े नेता उस इंडिया गठबंधन में भी हैं। ममता बनर्जी उनमें से एक हैं। आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किन में लगता है? नहीं, इंडिया गठबंधन की एक त्रासदी ये हो गई कि कांग्रेस के अलावा उसमें सभी क्षेत्रीय दल, जी। दे आर द पार्टी ऑफ सब नेशनलिज्म। ये उपराष्ट्रवाद की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में राष्ट्रवाद की पार्टी के रूप में विकसित हुई है। लिहाजा आप करुणानिधि को, आप अजीत पवार को, ममता बनर्जी को, अभय चौटाला को या अजय चौटाला को, इन लोगों को अब नरेंद्र मोदी की प्रखरता से मुकाबला नहीं कर सकते। ममता बनर्जी क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले वक्त में होगा, आपको लगता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत सकती है? देखिए, मुकाबला कड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी भी वहाँ पे जो प्रखर उपराष्ट्रवाद है जी। उसकी नेता के रूप में उभरी है। और पश्चिमी बंगाल में जो CPM थी वो भी कोई राष्ट्रीय पार्टी ना होकर के ज्योति बाबू जो 30 साल तक से अधिक समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे, वो भी उपराष्ट्रवाद के, सब नेशनलिज्म के नायक के रूप में ही उन्होंने राज किया। तो बंगाल में ये ज़रूर है कि जो बंगाली मानुष माटी का जो कंसेप्ट है उसका फ़ायदा ममता जी उठाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेतहाशा मेहनत करके एक विकल्प के रूप में अपने आप को जरूर उभारा है। सर आप राजनीति से इतर बात करेंगे कि आपातकाल को भी आपने बहुत करीब से देखा है। कोई ऐसा वाकया जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अनछुआ रह गया है, अभी तक नहीं पता? देखिए, 25 जून 1975 जयप्रकाश जी की आखिरी मीटिंग रामलीला मैदान में आहूत है। लोकदल के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं भी मंच पर हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अंतिम भाषण भी मैंने उनका सुना है। जनसंघ के एक बड़े नेता हुआ करते थे मदन लाल खुराना, वो उस मीटिंग को कन्वीन कर रहे थे। और आखिर में JP कहते हैं कि ये इलीगल गवर्नमेंट है, इसको हाई कोर्ट ने इसको अपदस्थ किया हुआ है, लिहाजा इसका कोई भी कानून अब आप मत मानिए। उसी में वो अर्धसैनिक और पुलिस को भी कहते हैं कि आप भी इनके गलत कानून मत मानिए, जिसको आधार बना करके श्रीमती गांधी आपातकाल लगाती हैं। थोड़े दिन हम इमरजेंसी में फरार रहते हैं। ये वो दौर है जब परिजनों को के साथ भी मारपीट होती है, घरों पे छापे पड़ते हैं, परिवारजन को पकड़ने के नाम पर तकलीफ़ दी जाती है। उसी बीच में सत्यदेव त्रिपाठी, अब नहीं है वो, रायन चौधरी यूपी में बड़े नेता हैं, सपा के, और मैं, तीनों की गुपचुप मुलाकात
और हाँ, रमाशंकर सिंह हमारे मित्र हैं जो आजकल ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर चलाते हैं। हम चारों लोग जॉर्ज फर्नांडिस के संपर्क में आते हैं। वो फरार हैं और उन्होंने अपना रूप भी बदला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर फरार हैं और उन्होंने 1 फीट लंबी दाढ़ी रखी हुई है। तो जॉर्ज से जब हम मिलते हैं तो उनका कहना है कि नहीं, इंदिरा गांधी को आप गांधी के तरीके से सत्याग्रह से नहीं हरा सकते, इसको हराने के लिए इसके ही हथकंडों से जवाब देना पड़ेगा। और वो हमारे सामने बम रख गए कि ये बम है और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने अपने शहरों में पुल उड़ाइए, जान की हानि नहीं होनी चाहिए, माल की चाहे कितनी हानि हो जाए। लेकिन हम चूँकि गांधी की जो विचारों की नॉन वायलेंस की प्रतिबद्धता है उससे जुड़े हुए हैं। फिर उसी बीच में कर्पूरी ठाकुर जिसे भी हमारा संपर्क होता है, जो फरार हैं बिहार से, उनका कहना है कि अगर थोड़ी सी भी हिंसा आपने इस आंदोलन में दिखाई तो इंदिरा गांधी को बहुत ब्रूटल तरीके से इस आंदोलन को कुचलने का और हिंसा करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए गांधी का रास्ता सही है, जॉर्ज साहब का रास्ता गलत है। और अल्टीमेटली हम सब लोग सत्याग्रह करके अपने अपनी जगहों पर गिरफ्तारी देते हैं। और जो एक बड़ा, यद्यपि हमारे एक मित्र ने एक जगह जाकर के पुल जरूर उड़ाने का काम किया था, लेकिन कोई ज़्यादा जान माल की हानि उसमें नहीं हुई थी। वाकई वो आप जो बता रहे हैं वाकई अभी किसी के पास जानकारी नहीं है और ये अपने आप में भाई मेरे बहुत मित्र हैं राजेंद्र चौधरी जी, जो विधान परिषद के भी हैं, उनके प्रवक्ता हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी की मृत्यु हो चुकी है, रमाशंकर सिंह जीवित हैं, और सुधींद्र भदौरिया जो कमांडर भदौरिया के सुपुत्र हैं वो भी जीवित हैं। तो 2 गवाह तो मेरे पास हैं। नहीं आप जो कह रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, एक बात बताइए कि अब की राजनीति और उस वक्त की राजनीति, जब चाहे वो अटल जी की बात करें, आडवाणी जी की बात करें, नीतीश कुमार उस समय जब यंग थे और राजनीति कर रहे थे, आज की राजनीति और कल की राजनीति में कितना फर्क देखते हैं आप? क्योंकि आपने आडवाणी जी का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं आडवाणी जी का एक वक्तव्य ही वर्तमान राजनीति के दर्पण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आडवाणी जी ने एक बार कहा कि आज़ादी के आंदोलन में राजनीति राष्ट्र सेवा थी, आज़ादी के बाद ये राष्ट्र निर्माण के रूप में बदल गई, उसके बाद ये पॉलिटिकल कैरियर के रूप में इमर्ज हुई। और उन्होंने व्यथित होकर कहा कि आजकल ये कॉमर्स हो गई। हमारे ज़माने में जब हमने शुरू किया है, हम स्टडी सर्किल भी चलते थे कि पार्टी की क्या विचारधारा होगी। आज मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कांग्रेस में जा सकता है, कैसे कांग्रेस का नेता बीजेपी में जा सकता है, यद्यपि बीजेपी से पलायन ना के बराबर हुआ है। इस बात के लिए मैं उनका विचारों से मेरी भी असहमति हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धताएं इतनी मजबूत हैं कि बहुत कम लोग आरएसएस या जनसंघ छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए। तो जो वैचारिक प्रखरता है अब समाप्त हो गई। हमें महीने में एक बार मलिन बस्ती, वाल्मीकि बस्ती में जाना होता था जातिगत भेदभाव कम करने के लिए। महीने में 2 महीने में एक बार हमें माइनॉरिटीज़ के इलाके में जाना होता था ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अब की राजनीति तो टिकट, एमएलए, एमपी और धन अर्जन सर्जन उसके इर्द गिर्द रह गई है। पहले जैसी प्रतिबद्धताएं, पहले जैसा समर्पण, पहले जैसी आक्रामकता विचारों की अब लगभग समाप्त हो गई। लेकिन जिस तरीके से अब के नेताओं को हम देखते हैं, बहुत ही सूट बूट में वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं, स्टाइल में पहुंचते हैं, और पहले के राजनेताओं को हमने देखा है कि किस तरीके से खादी का कुर्ता पैजामा, खादी का कुर्ता नहीं, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल और जॉर्ज फर्नांडिस जी, इनके कपड़ों पर आयरन भी नहीं होता था, प्रेस नहीं होती और कलफ भी नहीं लगता था, और विशुद्ध खादी आसन के होते थे। अब तो पता नहीं कौन कौन सी फैब्रिक आ गई हैं, उसके कुर्ते पहन करके लोग संसद में जाते हैं। अब तो होड़ है, संसद में जाते समय लगता है जैसे ये किसी सौंदर्य या वस्त्र प्रतियोगिता में जा रहे हैं। इसमें गड़बड़ क्या है? अगर नहीं, ये जो नई उदार नीतियाँ आई हैं, जो लिबरलाइजेशन हुआ है,
उसमें बाजार के हाथ में बड़ी ताकत चली गई और बाजार ही अब राजनीति तय करता है, बाजार ही विचार तय करता है, बाजार ही नारे घड़ता है और जो बिकता है बाजार वही सोचता है। इसलिए जो बाजार के हाथ में जो शक्ति संतुलन आया है उसने ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, जूते जुराब अच्छे होने चाहिए, घोड़ा गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब एक नेता का स्वरूप है। गांधी ने तो जो कपड़े थे वो भी अपने जिस्म के उतार दिए थे और वो कपड़े धारण कर लिए थे जो देश के सबसे गरीब और अंतिम आदमी की ड्रेस होती है। तो तब को अब को ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, एक बात है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, सुना है, विपक्ष के साथ उतनी अदावत नहीं होती थी। अगर पर्सनल लेवल की अगर हम बात करें, लोग मेल मिलाप करते थे, मुलाकात करते थे, बातचीत होती थी। आज की जो राजनीति है वो आपको लगता नहीं है कि बहुत टेंस वाली राजनीति हो गई है? आपने दो प्रसंग अच्छे छेड़ दिए अटल अडवाणी जी को लेकर के। 1992 की बात है, नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर हैं और कश्मीर में कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा करके पाकिस्तान यूएन में सवाल उठाता है और नौबत यहाँ तक आती है कि भारत निरुत्तर है और ये मामला ह्यूमन राइट कमीशन को सौंप दिया जाता है, जिसकी बैठक जेनेवा में आहूत है, जिसमें दर्जनों मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका भी शामिल है, यूएन भी शामिल है, उसकी ह्यूमन राइट एजेंसी शामिल है। तो नरसिंहा राव जी अटल जी को भेजते हैं डेलीगेशन का हेड बना, जिनकी कश्मीर पर राय कांग्रेस से अलग। उसमें शेख अब्दुल्ला हैं, उसमें सलमान खुर्शीद हैं, उसमें और कई लोग हैं और हमारे जो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं अंसारी जी, उन्होंने मुझे ये प्रसंग बताया है और अभी तो कहीं छपा भी है। वो उस समय सऊदी अरबिया में भारत के राजदूत थे, उनको भी वहाँ बुलाया जाता है। तो 2 दिन तक गहरा डिस्कशन चलता है। एक तो अटल जी को देख करके वहाँ के विदेश मंत्री पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे? उसने कहा मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। उसने कहा आपकी तो राय अलग है। उसने कहा देश के अंदर अलग है लेकिन देश के बाहर नहीं। और तब मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है कि ईरान हमारे साथ खड़ा होता है और हम पाकिस्तान को पराजित करते हैं। दूसरा प्रसंग 1985-86 का है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं और एक सांसदों का डेलीगेशन हर साल यूएन जाता था, उसमें अटल जी भी जाते हैं, शरद पवार जी भी उसमें हैं। अटल जी को उस समय किडनी की बड़ी भारी प्रॉब्लम। जी जी। तो जब वो डेलीगेशन का समय 15-20 दिन का समाप्त हो जाता है तो सबको भारत लौटना है, तो पहली शाम को भारत का एम्बेसडर जाता है अटल जी के पास और जाकर के कहता है कि अभी आपको कुछ दिन रुकना है। प्रधानमंत्री का मैसेज है कि जब तक पूरा इलाज आपका नहीं होता है तब तक आप जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। ये उस समय की अपोजिशन की और उसकी है। तीसरा उदाहरण, जब इंदिरा जी चुनाव हार जाती हैं 77 में, बहुत कटुता भरा माहौल है, जयप्रकाश जी सीधे सभा से इंदिरा गांधी के पास जाते हैं। जनसंता के संपादक उस समय प्रभात जोशी थे, वो भी उनके साथ हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। इंदिरा जी शिकायत करती हैं कि मुझको घर से बाहर फेंका जा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। अगले दिन चंद्रशेखर जी जो उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं वो जाते हैं वो उनकी वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहते, हालांकि जेल जाना पड़ा। तो इंदिरा जी उनसे शिकायत करती हैं, तो वहाँ से सीधे वो मुरारजी भाई के पास जाते हैं कि नहीं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको इस तरह से खाली नहीं कर सकते। तो इंदिरा जी जो मदर टेरेसा रोड है उस पर स्थायी रूप से रहती है। अब 1984 में चंद्रशेखर जी चुनाव हार जाते हैं बलिया से और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो जो अब्दुल गफूर साहब हैं वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वो सुबह सुबह चंद्रशेखर जी के यहाँ पहुँचते हैं और जाके कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री ने भेजा हूँ, जब तक आप चाहें इस मकान में रह सकें। तो ये सहृदयता, परस्पर सद्भाव, ईर्षा विद्वेष से रहित राजनीति ये उस समय थी जिसका अभाव आजकल दिखता है।
ये ठीक हो सकता है, आपको लगता है? ये होना ठीक नहीं हो चाहिए, सकता? होना चाहिए, होना चाहिए। और इसमें एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को पहल करनी चाहिए। एक तो संसद बंद हो गई है, तो संवादहीनता हो गई है, और संवादहीनता जब होती है तब मनमुटाव और ईर्ष्या विद्वेष शुरू होता है, जो राजनीति के स्वच्छ आचरण के विरुद्ध है। मैं चाहता हूँ पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बैठें। प्रधानमंत्री जी बड़ी कदकाठी के इस समय नेता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ हम ही पहल करें। ये पहल अटल जी की तरह से मोदी जी करें, लेकिन उनकी पहल को उनकी कमजोरी ना मान करके, उनकी सहृदयता मान करके विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और एक सूत्री कार्यक्रम की बायकाट करके ज़्यादा हम प्रखरता के साथ विरोध करते हैं, वो गलत है। लोग जो विपक्ष जो शासक दल है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा असहज तब महसूस करता है जब संसद चलती है। ताई जी, आखिरी सवाल, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, किसी से छिपा नहीं है जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना साधा जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप क्रिकेट प्लेयर को लेकर अगर सहानुभूति दिखाएंगे तो फिर इसे कैसे देखा जाए? नहीं, ऐसे वातावरण में क्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए। जो बीसीसीआई ने फैसला किया है मैं उसके साथ हूँ। यद्यपि पहले मेरा ये मानना था कि खेल और राजनीति अलग अलग रखनी चाहिए। भारत की और पाकिस्तान की, मेरे नेता ही थे डॉक्टर लोहिया, आरएसएस खुद कहते रहे भारत पाक एका बनना चाहिए, संघ बनना चाहिए। तो जो हमारी साझा संस्कृति थी, साहित्य की, कला की, गज़लों की, संगीत की, उसका आदान प्रदान होता रहा, लेकिन वो आज माहौल नहीं बचा है। लिहाजा राष्ट्र हित को देखते हुए हमारे जो स्वजन हैं उनके साथ जिस तरह का आक्रामक व्यवहार वहाँ किया जा रहा है, मैं भी इस राय का हूँ कि अब क्रिकेट उनके साथ खेलना संभव नहीं। त्यागी जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रतिष्ठित अपने इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।